अंडमान सागर के विशाल, कभी न खत्म होने वाले फैलाव में गहरे नीले पानी से एक आइलैंड निकलता है, पोर्ट ब्लेयर। यहां जमीन के इस दूर दराज के टुकड़े पर एक अकेली स्ट्रक्चर खड़ी है, दर्द और बलिदान में डूबे इतिहास की एक साइलेंट गवाह। यह है सेल्यूलर जेल, जिसे कई लोग एक और चिलिंग नाम से जानते हैं, काला पानी। ऊपर से यह लगभग एक स्टारफिश जैसा दिखता है। इसके 7 पंख एक सेंट्रल टावर से फैले हुए हैं, पर यह समंदर का कोई जीव नहीं है। यह इंसान का बनाया हुआ एक मॉन्स्टर है, ईंट और लोहे का बना हुआ, जिसका एक ही क्रूअल मकसद था, विद्रोह की आत्मा को कुचल देना। चारों ओर एंडलेस ओशन इसे घेरे हुए है। लहरें रॉकी शोर्स से टकराती हैं। उनकी रिथमिक आवाज एक कांस्टेंट मोर्नफुल डर्ज है। दशकों तक यह आवाज ही कैदियों ने सुनी थी। उस दुनिया की याद दिलाती थी जिसे उन्होंने खो दिया था, उन परिवारों की जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे, और उस आजादी की जिसके लिए वे लड़े थे। जेल अकेली खड़ी है, एक ग्रिम फोर्ट्रेस जो मेनलैंड से, सिविलाइजेशन से, होप से ही कटी हुई है। इसका आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह साइकोलॉजिकल भी था। काला पानी भेजे जाने का मतलब था दुनिया से मिटा दिया जाना, समंदर में निगल लिया जाना। चलो अंदर चलते हैं। इंपोजिंग मेन गेट से आगे और बीस्ट के हार्ट में हवा तुरंत बदल जाती है। यह थिक, स्टैग्नेंट और कोल्ड होती है। कॉरिडोर्स आपके सामने फैले हुए हैं, लंबे, संकरे, पत्थरों से बने हुए, जिन पर 1 सदी के फुटस्टेप्स पड़े हैं। गार्ड्स के फुटस्टेप्स भारी और कॉन्फिडेंट, और कैदियों के फुटस्टेप्स घिसटते हुए, अपनी चेन्स को खींचते हुए। हर कदम उनके सफरिंग का एक टेस्टमेंट था। दीवारें ऊंची हैं और साइलेंस गहरा है, केवल आपकी अपनी सांस की इको से ब्रोकन है। आप लगभग अनकाउंटेड एम्प्टी सेल्स से आपको देखने वाली आंखों को महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी वेंटिलेटर्स मानो आंखें हों। हर कॉरिडोर दरवाजों से लाइंड है, लकड़ी के दरवाजे नहीं, सॉलिड आयरन गेट्स। हर गेट के पीछे एक सेल है, एक छोटी डार्क सॉलिटरी केज। ये कम्युनल बैरक्स नहीं थे, यह आइसोलेशन के लिए डिजाइन की गई जगह थी। हर सेल का सामने वाला हिस्सा ऐसे रखा गया था कि कोई भी दूसरे को न देख सके। यह सेल्यूलर डिजाइन थी, एक जानबूझकर कैलकुलेटेड क्रूएल्टी, एक इंसान को दूसरे इंसान का चेहरा देखने से मना करना। एक आवाज है जो इस जगह को किसी और चीज से ज्यादा परिभाषित करती है। यह एक आयरन लॉक के तेजी से बंद होने की मेटालिक आवाज है। ध्यान से सुनो, यह एक ऐसी आवाज है जो इतिहास के कॉरिडोर्स में गूंजती है। सेल्यूलर जेल के कैदियों के लिए यह आवाज उनकी खोई हुई आजादी का फाइनल डेफिनेटिव सिंबल थी। यह दुनिया के शट आउट होने की आवाज थी, होप के बुझ जाने की आवाज थी। हर शाम जैसे ही गार्ड्स अपने राउंड्स पर निकलते थे, यह आवाज सेल से सेल तक जाती थी। मेटालिक फाइनलिटी का एक कैस्केड। खट, सफरिंग का एक और दिन खत्म होता है। खट, सॉलिट्यूड की एक और रात शुरू होती है। सोचो उस आवाज का क्या मतलब था। यह सिर्फ दरवाजे पर लगाया लॉक नहीं था, यह एक जिंदगी पर लगा लॉक था। यह ब्रिटिश साम्राज्य का ऐलान था कि ये लोग अब दुनिया का हिस्सा नहीं थे। उन्हें भुला दिया जाना था, उनके नाम मिटा दिए जाने थे, उनके सैक्रिफाइसेस इनविजिबल कर दिए जाने थे। लॉक्स खुद मैसिव थे, भारी, इंट्रिकेट थे। सॉलिड आयरन के बने, वे अनब्रेकेबल बनने के लिए बनाए गए थे। कॉलोनियल रिजीम की अनयील्डिंग पावर का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। सेल्यूलर जेल के अंदर सफरिंग्स सिर्फ आइसोलेशन चेन्स तक सीमित नहीं थीं। ब्रिटिश अधिकारियों ने टॉर्चर की एक सिस्टम तैयार की थी, फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों, जिसे सबसे मजबूत इंसानों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। सजा के सबसे डरावने रूपों में से एक था ऑयल मिल कोल्हू। यह राजनीतिक कैदियों के लिए रिजर्व्ड एक टास्क था। कल्पना करो, एक जायंट पेस्टल को एक भारी लकड़ी के बीम से जोड़ा गया है। कैदी को इस बीम से जोता जाता था। उसे एंडलेस सर्कल्स में चलने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि नारियल के बीज, सरसों के बीज को कुचलकर एक स्पेसिफिक क्वोटा का तेल निकाला जा सके। यह सिर्फ काम नहीं था, यह टॉर्चर का एक तरीका था। कोल्हू एक सोल क्रशिंग ऑर्डियल था। अंडमान की स्कॉचिंग सन के नीचे, बिना किसी शेड के लिटिल वाटर के फ्रीडम फाइटर्स को सुबह से शाम तक भारी बीम को धक्का देना पड़ता था। फ्रिक्शन उनकी स्किन को चेफ्स करता था। शेयर फिजिकल एक्सर्शन उनकी एनर्जी का हर औंस खत्म कर देता था अगर वे धीमे पड़ते थे। सेल्यूलर जेल में टॉर्चर की सिस्टम उन लोगों द्वारा लागू की गई थी जिन्हें अपनी मानवता से वंचित कर दिया गया था। गार्ड, रूथलेस जेलर डेविड बैरी के नेतृत्व में इस क्रूरता के इंस्ट्रूमेंट्स थे। बैरी अपनी सैडिज्म के लिए कुख्यात था। वह पॉलिटिकल कैदियों को दर्द पहुंचाने में पर्सनल प्लेजर लेता था। वह गलियारों में घूमता था, उसके हाथ में चाबुक होता था।
उसकी आंखें डिफायंस के किसी भी संकेत की तलाश में रहती थीं। उनके लिए ये कैदी रेबल थे जिन्हें तोड़ना था। बीटिंग्स रोजाना होती थीं। ऑयल क्वोटा पूरा न करना, दूसरे कैदी से बात करना, पर्याप्त रूप से नीचा न झुकना, गार्ड एक कैदी पर टूट पड़ते थे। पीठ पर वॉर गार्ड एक कैदी पर टूट पड़ते थे। पैरों पर वॉर गार्ड एक कैदी पर टूट पड़ते थे। सिर पर वार पीड़ितों की चीखें जेल में गूंजती थीं। ये पब्लिक स्पेक्टिकल्स थे। गार्डों को उनकी क्रूरता के लिए पुरस्कृत किया जाता था। कहानियां भयानक हैं। कैदियों को तब तक पीटा जाता था जब तक वे बेहोश न हो जाएं। उनकी पीठें फटी और खून बहती। पुरुषों को घंटों तक रिस्ट से लटकाया जाता था। जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते थे। गार्ड अक्सर खुद कन्विक्ट होते थे। वे फ्रीडम फाइटर्स का मजाक उड़ाते थे। इस भारी डार्कनेस के बीच सॉलिटरी सेल्स की सफोकेटिंग साइलेंस में होप की एक छोटी सी लौ मरने से इनकार करती थी। यह होप रेस्क्यू या एस्केप के वादे में नहीं मिली। यह कैदियों की इंडोमिटेबल स्पिरिट में ही मिली। रात में जब गार्ड रिटायर्ड हो जाते थे और एकमात्र रोशनी एक दूर की मोमबत्ती वेंटिलेटर से चांदनी की एक स्लिवर से आती थी, तो जेल एक अलग तरीके से अलाइव हो जाती थी। कम्युनिकेशन की एक सीक्रेट वर्ल्ड शुरू होती थी। करेज और डिफायंस पर बनी एक दुनिया। कैदी दीवारों पर टैप करके कम्युनिकेट करते थे, न्यूज शेयर करने, इंकरेजमेंट के शब्द देने और रेवोल्यूशन की भावना को जीवित रखने के लिए एक कोडेड लैंग्वेज का उपयोग करते थे। वे एक पत्थर या एक कील से अपनी मेटल फूड प्लेट्स पर खरोंचते थे। पैट्रियोटिक पोएम्स और मैसेजेस खरोंचे जाते थे। रिबेलियन का एक रिस्की एक्ट जो पकड़ जाने पर सीवियर पनिशमेंट का कारण बन सकता था। ये सिर्फ आइडल एक्ट्स नहीं थे, वे लाइफलाइंस थे। वे एक दूसरे को याद दिलाने का एक तरीका थे कि वे अकेले नहीं थे, कि उनका संघर्ष मीनिंगफुल था और एक आजाद भारत का विचार अभी भी लड़ने लायक था। यह जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम यह कहानी क्यों सुनाते हैं? एक ऐसी कहानी जो पेन और सौरो से भरी है। हम इसे इसलिए सुनाते हैं क्योंकि सेल्यूलर जेल सिर्फ अतीत का एक रेलिक नहीं है। यह भारत की आजादी की यात्रा का एक फंडामेंटल हिस्सा है। यह जेल की ईंटें सीमेंटेड हैं, खून पसीने आंसुओं जिन नामों को हम जानते हैं, विनायक, दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल, वे यहां सफरिंग झेलने वाले हजारों में से कुछ ही हैं। उनकी कहानी उस इनक्रेडिबल प्राइस की कहानी है जो आज हम जिस लिबर्टी का आनंद लेते हैं उसके लिए चुकाई गई थी। सेल्यूलर जेल आजादी के संघर्ष के डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है। हम अक्सर मार्चेस, मूवमेंट्स, पॉलिटिकल निगोशिएशंस का जश्न मनाते हैं, लेकिन यहां दुनिया के इस रिमोट कॉर्नर में एक अलग तरह का युद्ध लड़ा गया था। यह एंड्योरेंस का युद्ध था, फ्लैश के खिलाफ स्पिरिट का युद्ध था। जिन्हें काला पानी भेजा गया था उन्हें सबसे खतरनाक, सबसे क्रांतिकारी। आज जब हम 20 सितंबर 2025 को यहां खड़े हैं, सेल्यूलर जेल एक नेशनल मेमोरियल है। जो गलियारों में कभी चीखें गूंजती थीं, अब पर्यटकों के कदमों की आवाज गूंजती है। जो सेल्स में कभी निराशा भरी थी, अब शहीदों के नामों वाली प्लैक्स हैं। सेंट्रल टावर जो कभी सर्वेलेंस और कंट्रोल का एक टूल था, अब सेरीन सी का एक पैनोरामिक व्यू प्रदान करता है। जगह बदल गई है, पर उसकी आत्मा वही है। हवा अभी भी अतीत की यादों से थिक है, इतिहास की मानवीय कीमत की एक साइलेंट, पावरफुल रिमाइंडर। हमें इन गलियारों से कैजुअल विजिटर्स के रूप में नहीं, बल्कि पिलग्रिम्स के रूप में चलना चाहिए। हमें आयरन लॉक्स को देखना चाहिए और आजादी के बंद होने की आवाज को याद करना चाहिए। हमें ऑयल मिल को देखना चाहिए और उन पुरुषों की एगनी की कल्पना करनी चाहिए जो इससे जुटे हुए थे। हमें सॉलिटरी सेल्स में खड़ा होना चाहिए और एक पल के लिए उनकी लोनलीनेस की गहराई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह दर्द को ग्लोरीफाइंग करने के बारे में नहीं है, यह रेजिलियंस का सम्मान करने के बारे में है। यह ह्यूमन स्पिरिट की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का सम्मान करने के बारे में है, जिसने टूटने से इनकार कर दिया। जय हिंद।